नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। सुल्तानगंज एग्जीक्यूटिव अफसर हत्याकांड अब सिर्फ एक आपराधिक केस नहीं रहा, बल्कि एक बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक बहस का केंद्र बन चुका है। मुख्य आरोपी रामधनी यादव के एनकाउंटर ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है। जहां एक तरफ पुलिस का दावा है कि रामधनी ने पहले गोली चलाई और जवाबी कार्रवाई में उसे ढेर किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी बेटी प्रियंका इस कहानी पर गंभीर सवाल उठा रही है। उसका कहना है कि उसके पिता सरेंडर करने जा रहे थे, फिर अचानक एनकाउंटर की खबर कैसे आ गई। ये मामला अब सिर्फ एक मुठभेड़ का नहीं रह गया है, बल्कि पुलिस की कार्यप्रणाली और उसकी नीतियों पर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं। क्या बिहार पुलिस भी अब सख्त कार्रवाई के नाम पर किसी नए मॉडल की ओर बढ़ रही है? क्या ये मॉडल कानून व्यवस्था को मजबूत करेगा या फिर नए विवादों को जन्म देगा? ये सब कुछ हम समझेंगे आज अपनी स्पेशल स्टोरी में। बिहार में बदल रही पुलिस की रणनीति, क्या यूपी मॉडल की राह पर बिहार? बिहार पुलिस के इस सेट थ्योरी को समझने के लिए हमें जरूरी है कि हाल के उन एनकाउंटर्स पर ध्यान दें जो पिछले कुछ महीनों में हुए हैं। इन घटनाओं को जोड़कर देखने पर एक पैटर्न साफ नजर आता है, जहां पुलिस की कार्रवाई लगातार आक्रामक होती जा रही है और अपराधियों के खिलाफ तुरंत जवाब देने का तरीका अपनाया जा रहा है। यही वजह है कि अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार पुलिस भी किसी नए मॉडल पर काम कर रही है, जहां अपराध के जवाब में सीधी और तेज कार्रवाई को प्राथमिकता दी जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं 31 दिसंबर 2025 की, जब बेगूसराय के पिपरा दोदराज पंचायत के नूनपुर गांव के वार्ड नंबर 5 में जिला पट्टी बगीचा इलाके में एक बड़ा एनकाउंटर हुआ। ये इलाका आमतौर पर शांत माना जाता है, लेकिन उस दिन यहाँ अचानक गोलियां चलने की आवाज गूंजने लगी। इस मुठभेड़ में 50,000 का इनामी नक्सली एरिया कमांडर दयानंद मालाकार उर्फ छोटू मालाकार मारा गया। छोटू मालाकार लंबे समय से पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था और इलाके में उसकी मजबूत पकड़ मानी जाती थी। पुलिस के मुताबिक एसटीएफ के पहले से ही सूचना मिल चुकी थी कि नूनपुर क्षेत्र में नक्सलियों की एक अहम बैठक चल रही है, जिसमें कुछ बड़े फैसले लिए जाने वाले हैं। इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए तुरंत एक टीम तैयार की गई और बिना देरी किए उसे मौके पर भेजा गया। टीम सादी वर्दी में 3 मोटरसाइकिल पर सवार होकर वहां पहुंची ताकि किसी को कोई शक न हो। पुलिस ने पूरी कोशिश की कि वो चुपचाप इलाके में घुसकर नक्सलियों को पकड़ सके, लेकिन जैसे ही पुलिस की टीम सरसों के खेत वाले इलाके के पास पहुंची, पहले से घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। यह हमला पूरी तरह से अचानक था, जिससे कुछ समय के लिए स्थिति तनावपूर्ण हो गई। हालांकि पुलिस के जवानों ने तुरंत खुद को संभाला और मोर्चा लेते हुए जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। दोनों तरफ से करीब 25 से 30 राउंड गोलियां चली। खेतों और झाड़ियों का फायदा उठाकर नक्सली इधर उधर छिपते हुए लगातार गोली चला रहे थे, जिससे पुलिस के लिए उन्हें निशाना बनाना आसान नहीं था। इसके बावजूद पुलिस ने अपनी पोजीशन मजबूत रखी और धीरे धीरे नक्सलियों को घेरना शुरू किया। इस दौरान छोटू मालाकार को गोली लगी, जिससे वो मौके पर ही ढेर हो गया। उसके मारे जाने के बाद बाकी नक्सली मौके का फायदा उठाकर भाग निकले। इस पूरे ऑपरेशन ने यह साफ कर दिया कि पुलिस अब सूचना मिलने के बाद तुरंत एक्शन ले रही है और सीधे टकराव से पीछे नहीं हट रही। साथ ही ये भी दिखा कि पुलिस अब जोखिम उठाने के लिए भी तैयार है, चाहे सामने नक्सली ही क्यों ना हो। इसके बाद 6 फरवरी को वैशाली में एक और बड़ा एनकाउंटर हुआ, जिसने एक बार फिर से पुलिस की इस रणनीति को सामने रखा है। इस बार मुठभेड़ में 300 किलो सोने की लूट में शामिल कुख्यात अपराधी प्रिंस उर्फ अभिजीत उर्फ चश्मा मारा गया। प्रिंस कोई साधारण अपराधी नहीं था, बल्कि वो सुबोध सिंह गैंग का शार्प शूटर था और उस पर 2 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। पुलिस को उसकी गतिविधियों पर लंबे समय से नजर थी और जैसे ही उसकी लोकेशन की सटीक जानकारी मिली, तुरंत कार्रवाई की गई। वैशाली सदर थाना क्षेत्र के हनुमान नगर कॉलोनी में पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। जैसे ही प्रिंस को एहसास हुआ कि वो घिर चुका है, उसने बिना देर किए अपने साथी त्रिलोकी कुमार उर्फ ऋषु के साथ मिलकर पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी।
अचानक हुई इस गोलाबारी ने बावजूद पुलिस ने भी तुरंत जवाब दिया। दोनों तरफ से करीब 30 राउंड गोलियां चली, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोग डर के मारे अपने घरों में छिप गए। इस मुठभेड़ में प्रिंस और उसका साथी ऋषु दोनों ही घायल हो गए। पुलिस ने तुरंत उन्हें काबू में किया और अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने प्रिंस को मृत घोषित कर दिया। वहीं ऋषु को इलाज के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। इस पूरे घटनाक्रम ने ये बात और ज्यादा मजबूत कर दी है कि पुलिस अब मौके पर ही फैसले लेने और तुरंत जवाब देने की रणनीति पर जरूरत से ज्यादा काम कर रही है। यहाँ भी वही पैटर्न नजर आया। अपराधी एक तरफ से पहले फायरिंग और फिर पुलिस की जवाबी कार्रवाई। अब आते हैं 28 अप्रैल को भागलपुर में हुए उस एनकाउंटर पर जिसने पूरे बिहार की बहस छेड़ दिया है। इस सेट थ्योरी को लेकर सवाल खड़े कर दिए। सुल्तानगंज नगर परिषद ऑफिस में शाम करीब 4 बजे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जान ले ली जाती है। ये घटना दिन दहाड़े हुई, जिससे कि इलाके में दहशत फैल गई। हमलावरों ने चेयरमैन को भी गोली मारी थी, जिससे मामला और ज्यादा गंभीर हो गया। इस घटना के तुरंत बाद ही पुलिस हरकत में आई और जांच तेज कर दी गई है। सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस ने एक संदिग्ध की पहचान की, जो रामधनी यादव निकला। रामधनी कोई आम व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो डेप्यूटी चेयरमैन का पति है। इससे ये मामला और ज्यादा संवेदनशील और राजनीतिक रूप भी ले लेता है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी के डर से रामधनी ने थाने में सरेंडर तो किया, लेकिन इसके बाद घटनाक्रम ने अचानक एक मोड़ ले लिया। पूछताछ के दौरान जब उससे जान लेने के मामले में इस्तेमाल किए गए हथियार के बारे में सख्ती से पूछताछ की गई, तो उसने बताया कि उसने हथियार अपने गांव के खेत में छिपा रखा था। इसके बाद पुलिस की टीम उसे लेकर उस जगह पर पहुंची ताकि हथियार बरामद किया जाए। पुलिस का दावा है कि इसी दौरान रामधनी को शक हुआ कि अगर हथियार बरामद हो गए तो उसकी कई बड़े कनेक्शंस भी सामने आ सकते हैं, जिससे कि उसकी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। उसी समय एक और नया नाटकीय मोड़ आया जब उसके सहयोगी पुलिस टीम का पीछा करते हुए वहां पहुंच गए। पुलिस के मुताबिक जैसे ही मौका मिला, सहयोगियों ने अचानक पुलिस की टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। इस अचानक हमले से वहां अफरा तफरी मच गई। इसी दौरान रामधनी ने भी पिस्टल निकालकर पुलिस टीम पर गोली चला दी। इस गोलीबारी में डीएसपी नवनीत कुमार समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिससे कि स्थिति और ज्यादा गंभीर हो गई। पुलिस ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की और कई राउंड फायरिंग की। इस दौरान रामधनी के सीने पर गोली लग गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस उसे तुरंत इलाज के लिए मायागंज स्थित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस की कहानी के मुताबिक ये पूरी कार्रवाई आत्मरक्षा यानी डिफेंड की गई थी, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम पर रामधनी यादव की बेटी प्रियंका ने गंभीर सवाल उठा दिए हैं। उसका कहना है कि उसके पिता सरेंडर करने गए थे, और अगर ऐसा था तो फिर एनकाउंटर कैसे हो गया। यही सवाल अब पूरे मामले का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है, और कहीं ना कहीं इस सेट थ्योरी पर अब बहस भी शुरू हो चुकी है, जिसमें पुलिस की कार्रवाई, उसकी टाइमिंग और उसके तरीके सब कुछ सवालों के घेरे में आकर खड़े हो चुके हैं। हाफ एनकाउंटर का बढ़ता ट्रेंड, स्क्रिप्टेड पैटर्न या सच्चाई? अगर हम सिर्फ फुल एनकाउंटर ही नहीं बल्कि हाफ एनकाउंटर्स पर भी नजर डालें तो तस्वीर और ज्यादा साफ हो जाती है। 2 जनवरी को पटना में 25,000 के इनामी कॉन्ट्रैक्टर किलर मैनेजर राय को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि वो स्कूटी से खगौल इलाके में आया है। जैसे ही पुलिस ने उसे घेरा, वो भागने लगा और रुकने के लिए कहने पर उसने 2 राउंड फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें उसके पैर पर गोली लग गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से देसी पिस्टल, जिंदा कारतूस और मोबाइल फोन बरामद हुआ। 11 जनवरी को पटना के बाढ़ थाना क्षेत्र में प्रहलाद कुमार के साथ भी ऐसा ही हुआ। पुलिस को उसकी मौजूदगी की सूचना मिली थी और सुबह 3 बजे से इलाके की घेराबंदी शुरू कर दी गई। सुबह करीब 6 बजे आमना सामना हुआ तो उसने भी 2 राउंड फायरिंग की। पुलिस ने जवाब में गोलियां चलाई, जो उसके पैरों में लग गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से देसी कट्टा, 6 कारतूस बरामद हुए। 15 जनवरी को मनेर के रतनटोला में भी इसी तरह की कार्रवाई हुई, जहां नीतीश कुमार नाम की कुख्यात अपराधी पर पैर में गोली मारकर गिरफ्तार किया गया। उसने भी पुलिस को देखते ही गोलियां चलाई थी।
नीतीश वही व्यक्ति था जिसने 9 जनवरी को आभूषण कारोबारी संजय सोनी पर गोलियां चलाई थी। 22 जनवरी को मसौढ़ी में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बिहार प्रभारी परमानंद यादव के साथ मुठभेड़ हुई। पुलिस ने उसे घेरा तो उसने भी 2 राउंड फायरिंग कर दी। जवाब में पुलिस ने गोली चलाई तो उसके पैर पर गोली लग गई। उसके पास से 9 mm का US मेड पिस्टल, खोखा, मोबाइल और फर्जी दस्तावेज बरामद किए गए। 11 मार्च को फतुहा में 1200 गोलियों की सप्लाई करने वाले तस्करों के साथ भी मुठभेड़ हुई थी। तस्करों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में भोला उर्फ सुंदरम के पैर पर गोली लग गई और उससे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके साथियों को भी पकड़ा गया और बड़ी मात्रा में गोलियां बरामद हुई। इन सभी घटनाओं को अगर हम एक साथ जोड़कर देखें तो एक पैटर्न साफ दिखता है। ज्यादातर मामलों में अपराधी पहले फायरिंग करते हैं और पुलिस जवाबी कार्रवाई करती है। कई मामलों में ऐसे अपराधियों के पैर पे गोली मारकर उनको गिरफ्तार किया गया है, यानी हाफ एनकाउंटर करके गिरफ्तार किया गया है, जिसे आम भाषा में हम हाफ एनकाउंटर कहते हैं। वहीं कुछ मामलों में अपराधी मारे भी जा रहे हैं जिन्हें कि फुल एनकाउंटर कहा जाता है। यही सेट थ्योरी है, जहां पुलिस हर स्थिति में तुरंत जवाब देने के लिए तैयार दिख रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये तरीका सही है? क्या इससे अपराध पर लगाम लगेगा या फिर इससे कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े होंगे? क्योंकि विपक्ष अब सवाल खड़े करना शुरू कर चुका है। क्या हर एनकाउंटर की कहानी वही है जो पुलिस बता रही है, या फिर कुछ मामलों में सच्चाई कुछ और भी हो सकती है? इन सवालों के जवाब आसान नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि बिहार में पुलिसिंग का तरीका अब बदलता हुआ तो नजर आ रहा है। तेज कार्यवाही, तुरंत जवाब और मौके पर फैसला, ये 3 चीजें अब इस घटना में दिखाई दे रही है। आने वाले समय में ये देखना होगा कि ये मॉडल बिहार में कानून व्यवस्था को मजबूत करता है या फिर इसे लेकर विवाद और बहस और ज्यादा बढ़ जाती है। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आपकी क्या सोच विचार है पुलिस की इस सेट थ्योरी को लेकर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।